Hello everyone, कैसे हो आप लोग? So in the previous lecture of backend series, we were talking about software design patterns. ठीक है, जो कि इसमें हम दो चीज़ें पढ़ रहे थे. फर्स्ट जो था हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड सेकेंड वाज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. ओके, इन दोनों में हम डिफरेंस देख रहे थे एंड हम कुछ चीज़ें देखो मोनोलिथिक में कुछ डिफरेंस थे, मतलब डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया मार्केट में. ओके, तो माइक्रो सर्विस जब हम बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विस में हम कोई भी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो उसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एडवांटेजेस होती हैं. ठीक है, अब कुछ एडवांटेज रहेगा तभी तो मैं इसको माइक्रो सर्विस को यूज़ करूँगा, वरना मोनोलिथिक नहीं कर लेता मैं. मोनोलिथिक में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप डिप्लॉय कैसे करोगे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आता है, देखो प्रिवेंट फेलियर कैसे कर पाओगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. तो मतलब आपका कोड में एक भी जगह अगर प्रॉब्लम होगा तो पूरा कोड आपका बिगड़ जाएगा, पूरा कोड क्रैश हो जाएगा आपका. तो इसी वजह से हम माइक्रो सर्विस यूज़ करते हैं एंड वी वेर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एडवांटेजेस. ठीक है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में. तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होता है एपीआई गेटवे. ठीक है, ये सारी एडवांटेज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, और क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़रूरी है ये चीज़ को समझना. ठीक है, जब भी आप माइक्रो सर्विस पे सॉफ्टवेयर अपना बिल्ड करते हो तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए माइक्रो सर्विस बना रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या देखा, एपीआई गेटवे. मतलब मान के चलो आपने माइक्रो सर्विस, देखो सबसे पहले ये समझो कि हम माइक्रो सर्विस ऐसे ही नहीं बना देते. ऐसे ही नहीं बनाने का मतलब माइक्रो सर्विस का मुझे कुछ इसमें फ्रेमवर्क्स चाहिए होगा. अगर आप जावा पे काम कर रहे हो तो आपके पास स्प्रिंग बूट है. ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. लेट्स से अगर आप पाइथन पे कर रहे हो तो पाइथन में भी कुछ आती हैं, ऊपर मैंने देखा था. ठीक है, आ जाओ ऊपर देखते हैं कि क्या मेरे पास वो चीज़ें हैं. शायद मैंने इंक्लूड करा है ये चीज़. ओके ओके, वेट अ मिनट. अच्छा ठीक है, नहीं इंक्लूड किया मैंने अभी तक. तो पाइथन में भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए. ठीक है, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए चलो देख ही लेते हैं. ठीक है, जावा में स्प्रिंग बूट था. आपको बस सर्च करना है माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, क्या सर्च करना है, माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क इन डिफरेंट लैंग्वेज. देखो कैच यहाँ पे ये है कि आप माइक्रो सर्विस को सिर्फ नोड जेएस से भी बना सकते हो. ठीक है, इस डिफरेंस को समझना, मैं पहले इस चीज़ को दिखा दूँ आपको, इसके बाद अपन देखेंगे. देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दिख रही है ये डायग्राम, माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क है एंड इसके नीचे हमारे पास क्या क्या है, जावा, गो लैंग्वेज, पाइथन, नोड जेएस, डॉट नेट, मल्टी लैंग्वेज. ठीक है, इस चीज़ में देखो अगर आप जावा पे काम कर रहे हो, ध्यान से सुनो, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन जावा लैंग्वेज तो आप एज अ फ्रेमवर्क व्हाट यू कैन सेलेक्ट इज स्प्रिंग बूट, ड्रॉप विजार्ड, रेस्टलेट, हेलाइडन, एक्सियन आईक्यू, ये सारी चीज़ें हैं. पाइथन वाले फ्लैस्क चूज़ कर सकते हैं, फैल्कॉन, बटल, नैमको, चेरीपाई और फ्लैस्क बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में. बट एज वी आर यूजिंग नोड जेएस, तो मैंने पहले बताया था कि ईडीए का जो लेक्चर है हमारा वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. अभी हम सिर्फ मॉलिक्यूलर जेएस के थ्रू माइक्रो सर्विस कैसे बनाते हैं अपना सॉफ्टवेयर उसको देखना है. इसके बाद हम ईडीए पे आएंगे, फिर काफका पे आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. ठीक है, तो एज वी आर लर्निंग नोड जेएस तो हम मॉलिक्यूलर जेएस के को फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स में. ठीक है, तो पहले आप ये डिफरेंस समझो कि डिफरेंस क्या है अपने पास. डिफरेंस ये है कि जब मैं माइक्रो सर्विस का जो एप्लीकेशन है
वो प्रॉपर नोड जेएस में भी बना सकता हूँ, प्रॉपर नोड जेएस में भी बना सकता हूँ जब मैं, ठीक है, नोड जेएस में भी बना सकता हूँ। तो मुझे इन फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मुझे इन फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताओ भाई। माइक्रो सर्विस आप कुछ बना रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड, तो ये सारी फीचर्स तो आ ही जाएंगी, फिर मैं फ्रेमवर्क का यूज़ ही क्यों करूँ? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो फ्रेमवर्क आपके काम को बहुत आसान बना देता है, ठीक है, इजीली कोडेबल बोल सकते हो इस चीज़ को। मतलब देखो, फ्रेमवर्क का क्या काम होता है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में आपको डिफरेंस पता है कि लाइब्रेरी क्या करती है, लाइब्रेरी की काफ़ी सारी फीचर्स होती है, मतलब बहुत सारा काम परफॉर्म कर सकता है। बट जब हम फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। वहीं पे एंगुलर, एंगुलर क्या है? एंगुलर आई थिंक एक लाइब्रेरी है जिसका बहुत सारा काम होता है। तो एंगुलर बहुत सारा काम कर सकता है, बट जब हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं तो वो किस काम आता है? बस यूआई के लिए, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए का नाम सुना होगा आपने, सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए काम आता है रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रेमवर्क्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कोडिंग पैटर्न्स हो और कोड बनाने का तरीका काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। जब मार्केट में आपके फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं भाई, तो क्यों दिमाग लगाना अपना ज़्यादा कोड लिख के? ये बताओ, ये बताओ आप लोग कि अगर मेरे पास कोई फ्रेमवर्क ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है तो मैं उसको क्यों ना यूज़ करूँ, इंस्टेड कि मैं राइट डाउन करूँ अपना हर एक लॉजिक स्टेप बाय स्टेप नोड जेएस में। और नोड जेएस में काफ़ी ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, नोड जेएस में ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर आप करोगे। तो बैकएंड बनाने के टाइम में भी तो हमने देखा था कि नोड जेएस के साथ व्हाट वी वर यूजिंग, एक्सप्रेस जेएस, एक्सप्रेस जेएस देखा था जो कि नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क यूज़ करना हमारे खून में रहेगा जब हम फुल स्टैक या आप मॉन स्टैक देखो, कुछ भी देखो, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है कि इसलिए हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हम वी वर टॉकिंग अबाउट सर्टेन फीचर्स, ठीक है। अब फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहला फीचर जो है एपीआई गेटवे का। एपीआई गेटवे का ये मतलब है कि जब हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, जब हम कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, आप चाहे स्प्रिंग बूट ले लो, आप चाहे फ्लास्क ले लो, आप चाहे मॉलिक्यूलर जेएस ले लो, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ मॉलिक्यूलर, मैं क्या ले रहा हूँ? मॉलिक्यूलर जेएस। मॉलिक्यूलर जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ओके। और ये मेन रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बनाने के काम में आती है, ठीक है। माइक्रो सर्विस सॉफ्टवेयर बनाने के काम आती है। अब पहला जो कंडीशन है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी फ्रेमवर्क का होना चाहिए, किसी भी माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क का होना चाहिए, वो एपीआई है कि ये रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर जेएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए एपीआई बनाने के, मतलब मिनिमम एपीआई तो वो बनाए, ठीक है। कोई भी फ्रेमवर्क आप उठाओ, उस फ्रेमवर्क के हेल्प से आप एपीआई बना पाओ, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए माइक्रो सर्विस में, ठीक है। एपीआई तो एपीआई और सर्वर ये बनाना उसको पड़ेगा, चाहे आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करो, ठीक है। सर्विस ऑटो डिस्कवरी, ठीक है, दूसरा है हमारे पास सर्विस ऑटो डिस्कवरी। सर्विस ऑटो डिस्कवरी का मतलब बताओ, क्योंकि इस चीज़ को मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आई थिंक। हमारे लैपटॉप में, हमारे डेस्कटॉप में, हमारे कंप्यूटर में काफ़ी सारे सर्विसेज चलती रहती हैं, काफ़ी सारे सर्विसेज चलती रहती हैं, ठीक है। और ये सर्विसेज कैसे चलती है? एज अ बैकग्राउंड सर्विस चलती है, एज अ बैकग्राउंड सर्विस चलती है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? एज अ बैकग्राउंड सर्विस चलती है तो ये मुझे दिखती नहीं है। और सर्विसेज के दो तीन पार्ट होते हैं, सर्विसेज के दो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट डिस्कवरी का, ठीक है। आप डेप्थ में समझा करो चीज़ें यार, ऊपर ऊपर से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही बता दूंगा, आप रट लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा। दूसरा सर्विस का होता है एक स्टार्ट, ठीक है। दूसरा होता है एंड, एंड और टर्मिनेट दोनों बोल सकते हो आप, टर्मिनेट। तो सर्विस डिस्कवरी का क्या मतलब है कि मान के चलो मैं एक स्टार्टअप चला रहा हूँ एंड मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर सर्विस कुछ लॉन्च किया, मैंने अपना कोई सर्विस लॉन्च किया, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो सेल्फ कैपेबल होना चाहिए। ये सर्विस डिस्कवरी का मतलब उसको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन सा सर्विस बनाया हूँ,
समझ आया चीज़ें कि मतलब मेरा फ्रेमवर्क कैपेबल होना चाहिए कि मैंने जो भी सर्विसेज बनाई हैं वो ऑटो डिटेक्ट कर ले उस सर्विस को। इसको बोलते हैं हम सर्विस को डिस्कवर करना। ठीक है। और सर्विस को स्टार्ट करना आपको पता है, सर्विस को एंड करना आपको पता है क्या मतलब है इस चीज़ का। तो स्टार्ट करना एंड करना किसी भी सर्विस को, अगर आपको सर्विस को एंड या स्टार्टअप करना है कुछ भी, तो आप रन खोलो, रन। ठीक है। और यहाँ पे सर्विसेज डॉट एम एस सी खोलो, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। सर्विसेज डॉट एम एस सी लिखना है आपको रन में। ओके। एंड यहाँ पे सारी सर्विसेज जो बैकग्राउंड सर्विस हमारी चल रही हैं डेस्कटॉप में वो खुल जाएंगे आपकी। एंड यहाँ से हम कोई भी सर्विस को ना स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जो भी रनिंग फेज में है। ठीक है। कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है क्योंकि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आ जाएगा फिर वो चीज़। ठीक है। आप कोई भी चीज़ खोलो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज की 3 चीज़ें होती हैं, जिसको मैं कट कर देता हूँ। तो ये समझ आ गया कि सर्विस ऑटो डिस्कवरी होना चाहिए, सर्विस स्टार्ट होना चाहिए, सर्विस एंड, ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए माइक्रो सर्विस में। ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, डिस्कवरी एंड रजिस्ट्रेशन। पहले सर्विस को डिटेक्ट किया, सर्विस डिटेक्ट हो गया, सर्विस के डिटेक्शन के बाद वो सारा ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन किसके हिसाब से, इस सर्विस के हिसाब से। उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। उस सर्विस के हिसाब से वो काम करेगा। और ये हमें मैनुअली नहीं बताना, हमें ये मैनुअली नहीं बताना, ये फ्रेमवर्क ऑटो डिटेक्ट करेगा सर्विस को, उसके हिसाब से काम करेगा। वी डोंट हैव टू टेल एनीथिंग टू हिम। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ओके। एंड मैंने सोचा था यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसे ही लिखा दूंगा, बता दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहता फिर उस चीज़ का। अब देखो पर सर्विस पर कंटेनर, इसका मतलब कोई बता सकते हो, पर सर्विस पर कंटेनर। अगर आपने डेवऑप्स पढ़ा है, अब यहाँ पे मेरा डेवऑप्स वाला लेक्चर काम में आएगा। अगर आपने डेवऑप्स पढ़ा है तो उसमें आता है एक डॉकर का कॉन्सेप्ट। डॉकर एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो कंटेनराइजेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है डॉकर के ऊपर हमारा, एंड चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं मार्केट में। और डेवऑप्स में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई डेवऑप्स कर रहा है तो भाई डॉकर करना ही पड़ेगा आपको। डॉकर, AWS, इन सब चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते। लाइनक्स, लाइनक्स तो भाई साहब ऑपरेटिंग सिस्टम का बाप है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम बात करें पर सर्विस पर कंटेनर। इसका ये मतलब होता है जब भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, देखो आपको मैं रियल टाइम सिनेरियो बताता हूँ कि लेट्स से मैंने कोई लोकली प्रोजेक्ट बनाया अपना। ठीक है। मैंने कोई लोकली प्रोजेक्ट बनाया, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे डिपेंडेंसीज क्या चाहिए, मुझे एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए Node.js का, मुझे एक रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए Node.js का। एप्लीकेशन बन गया मेरा, Node.js की हेल्प से एप्लीकेशन बना। मैंने यहाँ टूल यूज़ किया VS कोड। ठीक है। इस टूल में मैंने सारा कोड लिखा, और डिपेंडेंसीज मेरी क्या थी, जो भी लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज होगी वो मैं इस VS कोड में इंस्टॉल करूँगा, एंड उसके हिसाब से हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस चीज़ को आप डिप्लॉय करोगे, मान के चलो इस चीज़ को बनने के बाद हम डिप्लॉय कर रहे हैं इसको AWS क्लाउड पे। ठीक है। Amazon वेब सर्विसेज, इस चीज़ को आप डिप्लॉय कर रहे हो तो सारा कुछ यहाँ पे सेपरेटली परफॉर्म हो रहा है। आप लोकली सारा ये डिपेंडेंसीज या इन्वायरमेंट आप इंस्टॉल कर रहे हो, फिर VS कोड आपने इंस्टॉल किया, फिर इस चीज़ के अंदर काफ़ी सारे लाइब्रेरीज, जैसे आप रिएक्ट करते हो लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम करते हो अगर आप फ्रंट एंड कर रहे हो तो, अगर बैक एंड कर रहे हो तो एक्सप्रेस लगाते हो, फिर एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हो NPM के थ्रू। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस आप कर रहे हो, लेकिन जब डॉकर में बात आती है, जब आप डॉकर से सब कुछ परफॉर्म करते हो, तो ये रहा आपका एक डॉकर क्या करता है ना, एक आपको कंटेनर देता है। ये क्या है, कंटेनर। और डॉकर भाई साहब ये बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो ना भाई, बस मेरे अंदर करो, जो भी आप काम कर रहे हो मेरे अंदर करो, मेरे अंदर आप ये एक एप्लीकेशन की तरह, एक सॉफ्टवेयर की तरह आप कंसिडर कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आप मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर आप Node.js इंस्टॉल करो, Node.js इंस्टॉल करो, एंड मेरे अंदर आप जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं, डिपेंडेंसीज को डेप्स बोल सकते हो आप, डिपेंडेंसीज जो भी आपकी लाइब्रेरीज हैं, सब कुछ आप मेरे अंदर इंस्टॉल करो, एंड प्रोजेक्ट भी मेरे अंदर बनाओ, एंड सारा कुछ डिप्लॉयमेंट वगैरह भी मेरे अंदर करो। ठीक है। तो मतलब हमें एक कंटेनर मिल गया जिसके अंदर मैं सारा अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं क्यों जाऊँ इस
प्रीवियस वाला लॉजिक से कि हम मैनुअली सब कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। समझ आया ये चीज़ें? तो ये क्या कर रहा है ना, पर सर्विस पर कंटेनर का आप मतलब समझो। मतलब मान के चलो मेरा जो स्टार्टअप है उसमें 5 सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें 5 सर्विसेज हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, हर एक सर्विस को अपना अपना एक कंटेनर देना पड़ेगा। हर एक सर्विस एक एक कंटेनर में रन होंगी, ठीक है। ये हमेशा याद रखना भाई लोग आप, कि जो भी सर्विसेज होती हैं उसको हम कंटेनर में रखते हैं, लेट्स से सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3। और ये सारी सर्विसेज, ध्यान से सुनो, ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये एक दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं रहती, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेबल नहीं रहती, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। क्या रहती है? कनेक्टेड। ये डिपेंड नहीं करेगी। तो भाई माइक्रो सर्विस का मतलब ही बिगड़ जाएगा ना अगर ये काम नहीं करेगी। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंडेड होती तो एक सर्विस के बंद होते ही दूसरा भी बंद हो जाता। तो हम वही तो नहीं चाहते, सेम चीज़ तो मोनोलिथिक में हो रहा था, माइक्रो सर्विस हम यूज़ ही क्यों करें। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप अपने सर्विसेज को सेपरेट कंटेनर्स में रखो, लेकिन इसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करो आप। एक नेटवर्क में सारा जो आपका जो जितने भी सर्विसेज है ना वो एक नेटवर्क में बंधे होने चाहिए। समझ रहे हो इस चीज़ को? समझ आया ये कॉन्सेप्ट? मतलब मतलब हर एक सर्विसेज को अलग अलग कंटेनर्स दो, सारे कंटेनर्स कनेक्टेड होने चाहिए एक नेटवर्क में, एंड वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दिस इज व्हाट दिस लाइन मीन्स, ठीक है। इस लाइन की यही मतलब है। आगे बढ़े, फॉल्ट टॉलरेंस देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फॉल्ट टॉलरेंस? आ जाओ, चीज़ें समझ आ रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं कि बोरिंग हो रहा है। बोरिंग होगा तो बता दिया करो, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ थ्योरी चल रहा है या फिर कुछ बोर हो रहा है तो आप बता दो, मैं उस चीज़ को स्किप नहीं करूँगा फिर भी, क्योंकि अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का क्या मतलब होता है हमारे पास? फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, हम देख रहे हैं फॉल्ट टॉलरेंस। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है चीज़ ये? देखो, फॉल्ट टॉलरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन प्रॉपर ऑपरेशन डिस्पाइट फेलियर्स और फॉल्ट्स इन वन और मोर देन इट्स कंपोनेंट, ठीक है। आ जाओ, अब देखो समझो, मैंने अभी अभी बताया था कि हमारे पास अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग सर्विसेज रन हो रही हैं। और ये कंटेनर जो है ना ये आपस में कनेक्टेड हैं एक नेटवर्किंग में, एक नेटवर्क के थ्रू, ओके। लेकिन ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं क्या? क्या ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सर्विसेज 1, सर्विसेज 2, सर्विसेज 3 ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये डिपेंड करते तो ना एक एक के फेल करने पे सारा फेल हो जाता। तो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ही यही है कि अगर एक भी हमारा फेल करता है तो उस कंडीशन में भी दूसरा परफेक्टली रन होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हो, लेट्स से आप फूड ऑर्डर कर रहे हो स्विगी या जोमेटो के थ्रू, तो आपका एक सर्विस भले काम ना करे, आपका रेटिंग या रिव्यू या कुछ भी ऐसा काम ना करे, लेकिन पेमेंट वाला काम कर रहा है, आपका सारा अदर सर्विसेज काम कर रही है, तो इसमें कुछ अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ये काम हो गया फॉल्ट टॉलरेंस का। और ज़ीरो डिपेंडेंसीज भी इसी को कहते हैं कि एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, एक सर्विसेज दूसरे सर्विसेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसके बाद आता है हमारे पास पावरफुल रिपोर्टिंग। पावरफुल रिपोर्टिंग का मतलब, इसको इरेज कर दूं मैं थोड़ा सा, सारी चीज़ों की एकदम डेप्थ में देखो। माइक्रो सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए आगे से, ठीक है, कि जब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होंगी उस चीज़ की, ठीक है। तो आ जाओ इस चीज़ को देखते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है? पावरफुल रिपोर्टिंग। पावरफुल रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि भाई साहब जो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, जो माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए। अगर मान के चलो मेरे पास ये सर्विसेज हैं, सर्विस 1 है कोई, ठीक है, ये फेल हो गया, ये सर्विस जो है फेल हो गया, तो माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और इसको लेना पड़ेगा कि भाई, और ये रिपोर्ट देना पड़ेगा हमें यूज़र को कि आपका जो माइक्रो सर्विस है, आपको जो सर्विसेज है वो फेल हो गया है।
ठीक है। तो ये जो सर्विसेज हैं वो फेल हो गई है, ये रिपोर्ट कौन करेगा? ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? ये रिपोर्ट कौन कर रहा है? ये रिपोर्ट हमारा माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क करेगी, सारा काम उसका रहेगा। ठीक है, ये रिपोर्ट करता है, ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रबल शूटिंग कर देगा। क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आपका ट्रबल शूटिंग कर देगा। मतलब जब भी आपका सर्विसेज में कोई दिक्कत आएंगी ना, तो ये खुद पे सारा काम ले लेगा कि हाँ भाई ये रिपोर्ट कर रहा है, ये ट्रबल शूट कर रहा है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सर्विस को रीस्टार्ट करने का भी इसके पास ये होता है पावर। ठीक है, किसके पास होता है? जब भी माइक्रो सर्विस की फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे उसके पास सारा ये पावर होगा कि अगर आपका सर्विस रुक गया है तो रिपोर्ट करेगा, ट्रबल शूट करेगा, रीस्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली, हमें नहीं करना मैनुअली कुछ। ठीक है, अब आ जाओ लोड बैलेंसिंग पे। अगर आपने प्रीवियस ईडीए का लेक्चर देखा होगा तो लोड बैलेंसिंग का आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मान के चलो ये मेरा एक सर्विस है, ये दूसरा सर्विस है। सर्विस मत मानो आप, इसको सर्वर मान लो। ठीक है, ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। ठीक है, और हर एक मतलब हर एक सर्विसेज के पास, ध्यान से सुनो, हर एक सर्विस के सर्विस 1, ठीक है, सर्विस 2 एंड सर्विस 3, सर्विस 3। ठीक है, हर एक सर्विस को अपना अपना सर्वर मिला हुआ है। हर एक सर्विस अलग अलग सर्वर्स पे रन होती है। मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, ऊबर है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सब अलग अलग सर्विस के हिसाब से अपना अपना सर्वर लेते हैं। तो मान के चलो अगर एक सर्वर होगा उस पर 2 करोड़ आ रहा है, 2 करोड़ ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो सेम सर्वर का सेम सर्विसेज का अगर मैं एक और सर्वर क्रिएट करूं, सेम सर्विसेज के लिए मैं एक और सर्वर ले लूं, तो क्या ये ऑटोमेटिकली ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगा क्या? 1 करोड़ इस वाले सर्वर पे आ जाएगा, 1 करोड़ इस वाले पे आ जाएगा। तो ये जो लोड बैलेंसिंग कर रहा है ना, ये जो ट्रैफिक बैलेंसिंग कर रहा है ना, ये किसका काम है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक बैलेंसिंग। ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग अगर आपको समझना है तो प्रॉक्सी वाले मेरे लेक्चर में जाओ, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। ठीक है, तो ट्रैफिक बैलेंसिंग का क्या काम है कि अगर आपका लोड बढ़ रहा है एक सर्वर पे तो आप उसको ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर पे लोड ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, या फिर अगर ये सर्वर हमारा क्रैश हो गया तो ये सर्वर परफेक्टली रन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है लोड बैलेंसिंग में, या फिर ट्रैफिक बैलेंसिंग बोलो। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम भी हमारे कौन भाई साहब कर रहे हैं? हमारे माइक्रो सर्विस की फ्रेमवर्क भाई साहब कर रहे हैं। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो माइक्रो सर्विस की है, लेकिन परफॉर्म कौन करवाएगा? जो हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। आया डिफरेंस समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो सर्विस की ये सारी हैं, लेकिन परफॉर्म कौन करेगा? हमारा फ्रेमवर्क करेगा, जो कि मॉलिक्यूलर जेएस होने वाला है आगे जाके। ठीक है, ये सब चीज़ होने के बाद भाई ये सब काम तो ठीक है, चलो अब सिक्योरिटी का गारंटी कौन लेगा? सिक्योरिटी का भी तो मुझे चाहिए ना, सिक्योरिटी का भी तो चाहिए ना। सिक्योरिटी भी कौन प्रोवाइड करेगा हमारा? जब ये हम फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। मतलब वो अपने एंड पे तो करेगा ही करेगा, अपने एंड पे करेगा ही करेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक चीज़ बताना भूल गया। लोड बैलेंसिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये डिटेल का है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। लोड बैलेंसिंग 2 तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लेवल का। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का, एक होता है सॉफ्टवेयर लेवल का। एक बात बताओ, एक बात बताओ कि जब मैंने लोकली अपना पूरा सॉफ्टवेयर बनाया माइक्रो सर्विस को यूज़ करके, माइक्रो सर्विस फ्रेमवर्क को यूज़ करके, मान के चलो अभी के लिए मॉलिक्यूलर जेएस, मान के चलो अभी के लिए मॉलिक्यूलर जेएस। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, ये लोड बैलेंसिंग करेगा वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होगा। मतलब ये कौन करवा रहा है? माइक्रो सर्विस की फ्रेमवर्क जो मॉलिक्यूलर जेएस है वो लोड बैलेंसिंग का काम करने वाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसिंग। लेकिन जब सेम एप्लीकेशन को मैं लेट से AWS पे होस्ट कर रहा हूँ, लेट से AWS पे होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो AWS का कोई एक सर्विसेज है
जो क्या करती है ना, जो लोड बैलेंसिंग का काम करती है, जो लोड बैलेंसिंग का काम करती है। तो एक तो लोड बैलेंसिंग का काम हमारा सॉफ्टवेयर लेवल पे हो गया, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट चाहिए हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो वो AWS प्रोवाइड कर रहा है हमें डिप्लॉयमेंट के बाद। तो लोड बैलेंसिंग AWS कर देगा। तो एक साइड सॉफ्टवेयर का हो गया, एक साइड हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का हो गया। तो दो तरीके के दो दो जगह पे मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक हमारा अच्छे से मैनेज होने वाला। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इस चीज़ को पढ़ो। एंड और भी शायद बहुत सारे फीचर्स हैं, शायद मैं डिस्कस करूं उसके बारे में। एंड इसके बाद मैं रिएक्ट का लेके आऊँगा। ठीक है, रिएक्ट का वैसे सीरीज चल रहा है तो उसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगा। एंड हुक्स स्टार्ट करने वाला हूँ मैं उसमें। अराउंड 20 हुक्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, मार्केट से मैं चाहता हूँ हमारा जो लेक्चर रहे, हमारा जो प्लेलिस्ट रहे, और हमारी जो कम्युनिटी रहे, और आप लोग जो रहो वो एकदम ओरिजिनल रहो। मतलब फेक नहीं करना कुछ कि और यूट्यूबर्स की तरह मैं प्रोफेशनली आके बता दूँ, या फिर आप लोग बस देख के चले जाओ। नहीं यार, वैसे क्या ही मतलब, सब तो पैसे कमाने के पीछे ही हैं। अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वे तो ले जा सकते हैं इस चीज़ को। तो हुक्स की मैंने बहुत एनालिसिस किया है, और जो भी प्लेलिस्ट इंक्लूड है ना रिएक्ट के ऊपर, वो मैक्सिमम 8 से 10 जाते हैं हुक्स के ऊपर। लेकिन हम सारा हुक्स जितने भी डिटेल में है सारा डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रंट एंड का पार्ट है, अगर आपको देखने का मन हो तो देख लेना, वरना इसके बाद हम बैक एंड का तो लाएंगे ही। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, किसका, माइक्रो सर्विस का। उसके बाद हम कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ध्यान रखो आप लोग अपना।